हेलो क्लास 12th बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को समाजशास्त्र में हमारा लेसन चल रहा था सांस्कृतिक परिवर्तन। तो सांस्कृतिक परिवर्तन में हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण में क्या भारत में परिवर्तन हुआ, संस्कृतिकरण क्या है, इन सब के बारे में आपको बताया था। और आज का हमारा इसी सामाजिक परिवर्तन का अगला टॉपिक है पश्चिमीकरण। पहले हमने संस्कृतिकरण पढ़ा था बच्चों, और आज हम पश्चिमीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि पश्चिमीकरण क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पश्चिमीकरण आधुनिक युग में भारतीय समाज में होने वाले सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली एक प्रक्रिया को पश्चिमीकरण भी कहा जाता है। पश्चिमीकरण से भारतीय समाज और संस्कृति में ब्रिटिश शासन के प्रभाव से ये परिवर्तन हुए। तो इन परिवर्तनों के जो विभिन्न पक्ष हैं, जैसे प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा तथा मूल्य, और भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के विभिन्न प्रकार भी पाए जाते हैं, जिसमें से एक प्रकार पश्चिमीकरण के अंतर्गत हम पश्चिमी उपसंस्कृति प्रतिमान के बारे में ध्यान रखते हैं कि भारतीयों के एक छोटे समूह ने यह अपनाया जो पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में पहली बार आए थे। तो पश्चिमीकरण के इस प्रकार के प्रतिमान ने हमारे देश के बुद्धिजीवियों को उपसंस्कृति भी सम्मिलित कर ली थी। तो इन बुद्धिजीवियों ने एक और पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकारों, स्वरूपों तथा जीवन शैली को अपनाया। उसी तरफ उनका समर्थन किया तथा उसके विस्तार में भी योगदान दिया। तो इन भारतीय वर्ग में 19वीं शती के कुछ समाज सुधारकों को सम्मिलित किया गया। पश्चिमीकरण में किसी संस्कृति विशेष के विभिन्न बाहरी तत्वों के अनुकरण की प्रवृत्ति जो है वह देखी जाती है या पाई जाती है, परंतु
यह जरूरी भी नहीं है कि संबंधित वर्ग प्रजातंत्र तथा सामाजिक समानता जैसे आधुनिक मूल्यों को भी समान रूप से स्वीकार करें। पाश्चात्य संस्कृति ने केवल भारतीयों की जीवन शैली तथा चिंतन को प्रभावित किया, लेकिन उसके साथ यहाँ की कला और साहित्य को भी प्रभावित किया। कला और साहित्य में भारतीय समाज में पश्चिमीकरण का परिणाम जो है वह पीढ़ियों के बीच संघर्ष और मतभेद के रूप में देखा गया। यह संस्कृति संघर्ष तथा मतभेद का एक रूप है। श्रीनिवास ने कहा कि भारतीय समाज में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तनों की एक विशेषता यह रही कि जहाँ समाज की निम्न जातियों ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाया, वहीं समाज की उच्च जातियाँ मुख्य रूप से पश्चिमीकरण से प्रभावित हुई। तो ये देखेंगे बच्चों कि भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने वाली प्रक्रियाओं में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख स्थान है। यह एक ऐसी बाहरी प्रक्रिया है जिसने भारतीय समाज एवं संस्कृति को सर्वाधिक प्रभावित किया। इसका प्रारंभ जो है भारत में अंग्रेजी शासनकाल से हुआ और भारतीय समाज के सभी पक्ष इससे प्रभावित हुए। विश्व की संस्कृति के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया। एक भाग था पूर्वी विश्व और दूसरा था पश्चिमी विश्व। तो पूर्व में आध्यात्मवादी संस्कृति जो है इसका प्रचलन था और पश्चिमी विश्व में भौतिकवादी संस्कृति का महत्व था। तो जब पूर्व के देशों में पश्चिम की भौतिकवादी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा, तो इसके परिणाम से गैर पश्चिमी देशों में परिवर्तन होने लगे। तो जब पश्चिमीकरण में परिवर्तन होने लगे हैं तो उसमें जो है सामाजिक जीवन जो है उसमें व्यक्ति अपने को ढालना शुरू कर दिया और पश्चिमी जगत की संस्कृति की बातों को ग्रहण कर लेना ही पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कहलाने लगी। अब इसे कुछ विद्वानों ने अपने शब्दों में परिभाषित भी किया है। जैसे M.N. श्रीनिवास ने क्या कहा है। M.N. श्रीनिवास ने कहा है कि 150 वर्षों के अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप भारतीय समाज व संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को पश्चिमीकरण कहा जाता है और यह शब्द प्रौद्योगिकी संस्थाएं, विचारधारा
और मूल्य आदि स्तरों पर प्रभावित होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। तो ये तो श्रीनिवास ने कहा, और श्रीनिवास की इसी परिभाषा से हम ये देखेंगे कि पश्चिमीकरण के कारण समाज के किसी एक पक्ष में नहीं, लगभग सभी पक्षों में परिवर्तन हुए हैं, और यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो समाज के सभी क्षेत्रों में व्याप्त होती है। समाज के सभी क्षेत्रों में व्याप्त होती है। और इन्होंने जो है, अब हम आएंगे पश्चिमीकरण के लक्षण और प्रमुख विशेषताओं पर। पश्चिमीकरण के लक्षण और इनकी विशेषताएं। तो पश्चिमीकरण के लक्षण में श्रीनिवास की परिभाषा के आधार पर ही पश्चिमीकरण एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा पश्चिमी संस्कृति के प्रतिमानों का विस्तार व प्रसार किया गया। तो इसमें इसके क्या लक्षण हैं और क्या विशेषताएं हैं, इनको जो है कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट किया जाएगा। पहला है हमारा भौतिकवाद। भौतिकवाद जो है, यह पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति में आध्यात्मवाद का पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति में आध्यात्मवाद का अधिक स्थान नहीं है। इस अवधारणा के अनुसार व्यक्ति को इहलोक के जीवन को सुखी बनाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। उसे परलोक की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए भौतिकवाद पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। जो आज है, पहले उसके बारे में सोचिए, कल के बारे में उसमें मत देखिए कि हमारा आज का जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, मरने के बाद क्या होगा इसके बारे में मत सोचिए। फिर दूसरा हमारा है सामूहिक भावना का अभाव। सामूहिक भावना का अभाव पश्चिमीकरण की भौतिक विचारधारा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति स्वार्थी हो गया। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए ही कार्य में व्यस्त रहता है। उसमें सामूहिक हितों का अभाव पाया जाता है। तो पश्चिमीकरण जो है व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देता है और सामूहिक हितों की उपेक्षा करता है। फिर तीसरा है हमारा नगरीकरण व औद्योगिकरण। भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण पश्चिमी देशों में भोग विलास की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उद्योग धंधों का विकास हुआ और इस विकास के परिणाम स्वरूप वहाँ पर नगरों की संख्या में भी वृद्धि हुई।
तो औद्योगिकरण तथा नगरीकरण यह भी पश्चिमीकरण का ही लक्षण है। फिर चौथा है मौलिक अधिकारों को मान्यता। मौलिक अधिकारों को मान्यता जो है यह पश्चिमीकरण की धारणा में समानतावाद की मान्यता निहित है। उसमें सभी व्यक्तियों को समान माना गया। तो पश्चिमीकरण के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने पर बल दिया गया और इस दृष्टि में पश्चिमीकरण के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की मान्यता दी गई। फिर अगला है शिक्षा प्रसार की विविध योजनाएं। शिक्षा प्रसार की विविध योजनाएं पश्चिमीकरण के अंतर्गत भौतिकवाद व व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन दिया और इस भावना में व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया। शिक्षा के विभिन्न स्तरों को प्रभावित किया जाता है तो व्यक्ति जो है साहित्यिक तथा वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्षेत्र में उन्नति करता है। ये शिक्षा के प्रसार की वजह से ही हुआ। फिर छठवां है यातायात के साधनों पर बल। यातायात के साधनों पर बल तो पश्चिमीकरण की भावना जो थी, पश्चिमीकरण की भावना जो है वह समाज में गतिशीलता में विश्वास रखती है। ये भावना जो है समाज में गतिशीलता पर विश्वास रखती है और इस भावना के अंतर्गत व्यक्ति को एक ही स्थान स्थान पर नहीं रहना पड़ा, बल्कि उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सभी संभव एवं उपयुक्त साधनों पर जाने पर संकोच नहीं करना चाहिए। तो पश्चिमीकरण में यातायात के साधनों के विकास पर बल दिया, जिससे आदमी चारों तरफ अपना आना जाना रख सके। फिर सातवां पॉइंट है यौन संबंधों में स्वतंत्रता। पश्चिमी संस्कृति में यौन संबंधों पर भी अधिक प्रतिबंध नहीं रहते हैं। विवाह के संबंध में विशेष निषेध प्रचलित नहीं है। विवाह में स्थायित्व भी अपेक्षाकृत कम होता है और इसी संस्कृति से प्रभावित होकर भारतीय समाज में भी यौन संबंधों में स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। फिर आठवां पॉइंट है हमारा विवाह संस्कार में सरलता।
पश्चिमीकरण ने विवाह के संबंध में विभिन्न प्रकार के निषेधों का अभाव पाया गया। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार विवाह कर सकता है। विवाह संबंधों की यह स्वतंत्रता पश्चिमीकरण से मिली। फिर 9वां पॉइंट, स्त्रियों और पुरुषों में समान अधिकार। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में स्त्रियों व पुरुषों में समान अधिकार की भावना पाई जाती है। स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति सभी क्षेत्रों में काम करने की स्वतंत्रता होती है। फिर 11वां है कर्म की प्रधानता। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में कर्म यानी कि कार्य की प्रधानता है। पश्चिमी जगत में भाग्यवाद का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि व्यक्तियों में तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पाया जाता है। फिर 12वां पॉइंट है हमारा अंधविश्वासों का अभाव। पश्चिमी जगत में बहुदेववाद के कारण फैलने वाले अंधविश्वास नहीं होते। शिक्षित वर्ग में कार्य व कारण के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। प्रत्येक घटना के होने के कारणों को खोजा जाता है। शरीर संबंधी रोगों का निदान जादू, मंत्रों व टोनों से न करके किससे किया जाता है? चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांतों से। फिर 13 पॉइंट हमारा 13वां है वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार। तो पश्चिमीकरण के कारण विज्ञान के अध्ययन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला और पश्चिमीकरण में प्रत्येक घटना को तर्क के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। इसीलिए पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वैज्ञानिक आविष्कार का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये हमने पश्चिमीकरण के लक्षण अथवा उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में कुछ बिंदुओं पर विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें पहला भौतिकवाद, दूसरा सामूहिक भावना का अभाव, तीसरा नगरीकरण व औद्योगिकरण, चौथा मौलिक अधिकारों को मान्यता, पांचवा शिक्षा प्रचार प्रसार की विविध योजनाएं, छठवां यातायात के साधनों पर बल, सातवां यौन संबंधों में स्वतंत्रता, आठवां विवाह संस्कार में सरलता, 9 स्त्रियों और पुरुषों में समान अधिकार, 10 विवाह विच्छेद की स्वतंत्रता,
11 कर्म की प्रधानता, 12 अंधविश्वासों का अभाव और 13 वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार। तो ये हमारा था पश्चिमीकरण के लक्षण अथवा प्रमुख विशेषताएं। अब हम लोग पश्चिमीकरण का ही दूसरा हमारा है भारतीय समाज एवं संस्कृति पर पश्चिमीकरण के प्रभाव। भारतीय समाज एवं संस्कृति पर पश्चिमीकरण के प्रभाव। तो पश्चिमीकरण एक बहुआयामी व जटिल प्रक्रिया है। माना जाता है कि परिवर्तन के अन्य प्रक्रियाओं के तुलना में यह कहीं अधिक व्यापक एवं प्रभावशाली है। इसी कारण पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय संस्कृति एवं समाज के लगभग सभी पक्षों को प्रभावित किया। तो परिवर्तन की अन्य प्रक्रियाओं का प्रभाव केवल कुछ पक्षों तक ही सीमित रहता है, जबकि इनका प्रभाव कहीं अधिक रहा हो। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि पश्चिमीकरण का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें पहला हम लेंगे किस पर प्रभाव पड़ा, जातीय संरचना पर प्रभाव। जातीय संरचना पर प्रभाव। पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारतवासियों द्वारा पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का अनुसरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो पश्चिमीकरण के कारण भारत की जाति प्रथा पर कुछ प्रभाव पड़े। तो आइए इसको देखेंगे हम लोग। पहला था जाति प्रथा में शिथिलता। पश्चिमीकरण ने उद्योग धंधों को विकसित करके भारत में जाति प्रथा के संबंधों को ढीला कर दिया, क्योंकि जातीय भेदभाव को भूलकर सभी लोग सभी जगह एक साथ काम करते थे। तो ये तो जाति प्रथा में शिथिलता हो गई। फिर दूसरा है नगरों की जनसंख्या में वृद्धि। तो पश्चिमीकरण ने क्या किया, ग्रामीण समुदायों की जनता को नगरों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि नगरों में उद्योग धंधे थे बड़े बड़े। तो नगरों की जनसंख्या की वृद्धि के कारण नगरों में जातीय भेदभाव क्या हुआ, समाप्त होने लगा। फिर तीसरा है जातीय भेदभाव का अंत। आवागमन के साधनों के विकास के कारण और फिर औद्योगिकरण
एवं तार्किक दृष्टिकोण के कारण सभी जातियों के लोग जातीय भेदभाव को भूलकर रेल, मोटर इन सब में एक साथ बैठ कर के यात्रा करने लगे। तो जिससे जातीय दूरी क्या हो गई, धीरे धीरे कम होती चली गई। फिर चौथा, विद्यार्थियों में एकता। अब ये भी पश्चिमीकरण का कारण है कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार जब हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप सभी जातियों के व्यक्ति एक दूसरे के साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करने लगे और इस व्यवस्था के कारण विभिन्न जातियों के विद्यार्थियों में एकता के भाव उत्पन्न होने लगे। पहले जो था, निम्न जातियों को ये सुविधाओं से क्या किया गया था, वंचित रखा गया था। उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन पश्चिमीकरण में सभी को एक साथ शिक्षा दी जाने लगी। फिर पांचवा है अंग्रेजी सभ्यता का प्रसार। भारत में अंग्रेजी सभ्यता के प्रसार के कारण जाति प्रथा के बंधन ढीले हो गए। अब भारत के लोग चमड़े का जूता पहनना पसंद नहीं करते थे। नलों का पानी पीना नहीं चाहते थे। अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग नहीं करते थे। किंतु अंग्रेजी सभ्यता के प्रसार से ये सब मान्यताएं समाप्त हो गई। फिर छठवां है जातीय दूरी में अंतर। परंपरागत रूप से विभिन्न जातियों में जो परंपरागत दूरी थी वह पश्चिमीकरण के द्वारा काफ़ी कम होती गई। पश्चिमीकरण समानता पर बल दिया, जिससे भारतीय दूरी कम होने में उसको सहायता मिली। फिर सातवां है अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन। पश्चिमीकरण, विशेष रूप से पश्चिमी शिक्षा ने जाति दूरी कम कर अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट था जातीय संरचना पर प्रभाव, और जातीय संरचना के प्रभाव के अंतर्गत ये 7 पॉइंट थे। जाति प्रथा में शिथिलता, दूसरा नगरों की जनसंख्या में वृद्धि, तीसरा जातीय भेदभाव का अंत, चौथा विद्यार्थियों में एकता, पांचवा अंग्रेजी सभ्यता का प्रसार, छठा जातीय दूरी में अंतर और सातवां अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन। तो ये जाति संरचना पर प्रभाव था। अब दूसरा हमारा मेन हेडिंग है निम्न वर्गों पर प्रभाव। निम्न वर्गों पर प्रभाव। भारत को वर्ण व्यवस्था में शूद्रों तथा निम्न जातियों के लोगों का स्थान सबसे नीचा माना जाता था। इन लोगों का स्पर्श करना भी पसंद नहीं किया जाता था। किंतु पश्चिमी सभ्यता
तथा औद्योगीकरण एवं यातायात के साधनों के विकास के कारण ये सब बातें क्या हो गई, धीरे धीरे समाप्त हो गई और निम्न वर्गों के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार हो गया। अब नगरों तथा उद्योग धंधों में किसी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं पाया जाता। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी 1955 द्वारा समाप्त किया जा चुका। अस्पृश्यों पर लगी अधिकांश निर्योग्यताएं जो थी उनको भी धीरे धीरे समाप्त की गई। तो इस प्रकार पश्चिमीकरण ने भारत के निम्न वर्गों की स्थिति को पूर्ण रूप से प्रभावित किया। तो ये था दूसरा पॉइंट इसका। अब तीसरा है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन में बहुत ज़्यादा जो है पश्चिमीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए। स्त्रियों में जागृति पश्चिमीकरण की ही देन है। स्त्रियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से समानता की मांग करने लगी। पश्चिमीकरण के प्रभाव से स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई और पश्चिमीकरण की सभ्यता के प्रभाव से स्त्रियों ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियों का परित्याग कर दिया। स्त्रियों को पुरुषों के साथ मिलकर काम करने का अधिकार पश्चिमीकरण की देन है। पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारत में स्त्री को पति की दासता से मुक्ति मिल गई। जो स्त्रियां घर की चार दीवारी में रहा करती थीं, घर के काम को किया करती थीं, वह पति के अत्याचारों से मुक्त हो गई। अब वह शिक्षित होकर किसी संस्थान में नौकरी भी कर सकती हैं और अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत कर सकती हैं। और पश्चिमीकरण के प्रभाव से स्त्रियों को विवाह, विच्छेद, गोद लेना, विवाह में जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया। फिर चौथा है ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव। तो पश्चिमीकरण से भारत जो गांवों का देश रहा, जहां सामाजिक व्यवस्था इस प्रक्रिया से अत्यधिक प्रभावित हुई, पश्चिमीकरण ने वैज्ञानिक आविष्कारों को जन्म दिया। इन आविष्कारों ने ग्रामीण समुदायों के लोगों के अंधविश्वासों को समाप्त कर दिया। फिर दूसरा, पश्चिमीकरण ने नगरीकरण
और औद्योगीकरण को जन्म दिया। इन धारणाओं के कारण ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति नगरों की ओर बढ़े, जिससे ग्रामीण समुदाय का विघटन हुआ। फिर पश्चिमीकरण के कारण भोग विलास की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया। वह उत्पादन ग्रामीणों के लिए आकर्षण की वस्तु हो गई। इसलिए ग्रामीणों के रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन आ गया। पश्चिमीकरण के कारण कृषि के नवीन यंत्रों का आविष्कार हुआ और इन आविष्कारों से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदायों में रहने वाले लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आ गया। फिर 5वां है पॉइंट, पश्चिमी विचारों के प्रभाव से भारत का ग्रामीण समाज गतिशील बन गया। व्यक्ति आजीविका की खोज में इधर उधर आ जा सकता है। नगरों में पश्चिमीकरण का पूरा प्रभाव पड़ा। नगरीय परिवारों में संयुक्त परिवार क्या हुए, पूर्ण रूप से विघटित हो गए और उनके स्थान पर एकाकी परिवारों का महत्व बढ़ गया। 6वां है, पश्चिमीकरण के कारण भारत में धन का महत्व बढ़ा और विभिन्न समुदायों में धर्मनिरपेक्षता के भाव पनपने लगे। और ये जो है ये पश्चिमीकरण के कारण ही हुआ। फिर 5वां है, विवाह की संस्था पर प्रभाव। 5वां पॉइंट है, विवाह की संस्था पर प्रभाव। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में भारतवासियों ने पश्चिमी जगत की संस्कृति का जो अनुकरण किया है, उसमें भारत में विवाह की संस्था में काफ़ी प्रभाव पड़ा, काफ़ी प्रभावित हुई। अब इसको देखें कि विवाह की संस्था किस प्रकार प्रभावित हुई। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा है, पहले क्या था कि विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान की उत्पत्ति करना और धार्मिक रीति रिवाजों की पूर्ति करना था। किंतु अब क्या है, व्यक्ति पत्नी को जीवन साथी के रूप में समझता है, जो सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में स्थानों पर उसके साथ जा सकता है। दूसरा, विवाह की पद्धति में पहले क्या था कि विवाह संस्कार के समय अनेक रीति रिवाजों का पालन होता था, किंतु अब जो है
वह प्रेम विवाह सिविल मैरिज का प्रचलन हो गया है। बारात में आदमी कम हो जाने की प्रथा शुरू हो गई। लड़का लड़की को देखकर विवाह करता है। विवाह की पूरी प्रक्रिया का भी संक्षिप्तीकरण हो गया। संपूर्ण प्रक्रिया केवल 2-3 घंटों में ही समाप्त हो जाती है। तो यह पश्चिमीकरण की ही देन है। फिर तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से लड़के व लड़कियों को जीवन साथी का चुनाव करने की स्वतंत्रता मिल गई और इसके अलावा बाल विवाह के स्थान पर नगरों में अधिक आयु में विवाह करने की प्रवृत्ति पाई जाने लगी। फिर अगला है विवाह को अभी तक एक धार्मिक संस्कार समझा जाता था, किंतु पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से आज विवाह एक सामाजिक समझौता माना जाता है, जिसको प्रेमाभाव के कारण कभी भी तोड़ा जा सकता है और इसी प्रभाव के परिणाम से विवाह विच्छेद की दर में भी वृद्धि हो रही है। पाँचवा, पहले भारत में बहुपत्नी विवाह की प्रथा थी, किंतु पश्चिमीकरण के कारण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के कारण एक विवाह की प्रथा का प्रचलन हो गया। छठवां, भारत में एक जाति के व्यक्ति अपनी जाति के सदस्यों से ही विवाह संबंध स्थापित करते थे, किंतु अब पश्चिमीकरण के कारण भारत में अंतरजातीय विवाह का भी प्रचलन हो गया। सातवां, भारत में अभी पहले विवाह संस्कार प्रमुख माना जाता था, किंतु अब क्या है, भारत के नवयुवक विवाह के बंधन में फंसना नहीं चाहते। वे अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति बिना विवाह के ही करना चाहते हैं। आठवां, अभी तक भारत में विवाह करके संतानों उत्पत्ति की जाती थी, किंतु अब परिवार नियोजन के माध्यम से अधिक संतानों पर नियंत्रण लगाया जाता है। छठवां है पारिवारिक प्रणाली पर प्रभाव।
पश्चिमीकरण के कारण भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ा। तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है, अभी तक भारत में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती थी, किंतु पश्चिमीकरण के कारण एकाकी परिवारों का प्रचलन हुआ और इसका एक प्रमुख कारण जो है वह नवीन व्यवसायों को पश्चिमीकरण द्वारा प्रोत्साहन मिलना। दूसरा, अभी तक परिवार ही एकमात्र प्राथमिक समूह था जिसके नियंत्रण से व्यक्ति जन्म भर रहता था, किंतु पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण द्वितीयक समूहों का जन्म हो गया। अतएव सामाजिक नियंत्रण से परिवार का महत्व घट गया। तीसरा, पहले अभी तक परिवार अपने सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, किंतु अब परिवार के बहुत से कार्य सरकार एवं समितियों व संस्थाओं ने ले लिया। अतएव परिवार की स्थिति में परिवर्तन आ गया। चौथा, आधुनिक युग में स्त्रियां शिक्षित हो गईं, तय वे घर से बाहर निकलकर कार्य करने लगीं और उस कार्य के कारण परिवारों का विघटन हो गया। फिर पांचवा, परिवार के सदस्यों में वृद्धि करने का भी विचार त्यागा जा रहा है। छोटे परिवार के महत्व को जनता थोड़ा बहुत समझने लगी। साथ ही बच्चे अब भगवान की देन नहीं माने जाते। परिवार के आकार को सीमित करने के लिए परिवार नियोजन को लागू किया जा रहा है। अब सातवां है, सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन। सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन जो है, यह भी पश्चिमीकरण ने भारत के सामाजिक जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित किया। भारत के रीति रिवाज में पश्चिमीकरण के कारण अनेक परिवर्तन हुए। अब वो कौन से परिवर्तन हैं, आइए देखते हैं। पहला, भारत के लोगों के रहन सहन के तरीकों में अंग्रेजी प्रभाव। पहले भारत का पहनावा क्या था, धोती कुर्ता ये सब पहनती थी, लेकिन पश्चिमीकरण के कारण कोट पैंट
टाई, बेल्ट, इनका प्रचलन बढ़ा। फिर दूसरा है प्रसाधन के साधनों में। प्रसाधन के साधन में पाउडर, क्रीम, शैम्पू, इन सब चीज़ों का प्रभाव बढ़ा। और स्त्रियों तथा पुरुषों की बाल की बनावटों में परिवर्तन आया। फिर तीसरा, जूतों चप्पलों में भी परिवर्तन हो गया। स्त्रियां खड़ी एड़ी के जूते, सैंडल पहनने लगीं। फिर प्राचीन रीति रिवाजों को कूपमंडूप व संकीर्णता के नाम से पुकारा जाने लगा। पांचवा, सामाजिक संस्कृति के प्रतिमान ही जो हैं बदल गए। छठा, पूर्वजों और वयोवृद्धों के प्रति श्रद्धा कम होने लगी। और सातवां, सामाजिक मूल्य व रीति रिवाज सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से प्रभावहीन हो गए। अब आठवां है धर्म तथा साहित्य पर प्रभाव। धर्म तथा साहित्य पर प्रभाव। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने धर्म तथा साहित्य को काफ़ी प्रभावित किया। अब इन दोनों में होने वाले कुछ प्रमुख परिवर्तनों को यहाँ पर हम आपको बताएंगे। पहला, पश्चिमीकरण के कारण पुराने धार्मिक विश्वास समाप्त हो गए। धर्म का क्षेत्र सीमित हो गया। दूसरा, धर्म के सिद्धांतों को ईश्वरकृत न मानकर मनुष्यकृत माना जाने लगा और तर्क के आधार पर उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयास किया जाने लगा। तीसरा, धर्म के क्षेत्र में बुद्धिवाद को प्रमुख स्थान दिया गया। सभी धर्मों की समानता की बातें सोची जाने लगी। चौथा, भाषाओं के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ा। भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना एक फैशन हो गया। साधारण बोलचाल में भी अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन इतना गहरा हो गया कि अशिक्षित भारतीय भी उनका प्रयोग आसानी से करने लगा। उन दैनिक प्रयोग के शब्दों को हिंदी रूपांतर भी आसानी से नहीं मिलता। पांचवा, प्लेटफॉर्म, डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, ट्रैक्टर, ये ऐसे शब्दों का प्रचलन भारतवासियों की आम बोलचाल की भाषा में हो गया। फिर छठवां, साहित्य में धर्मनिरपेक्षता, भोगवाद,
नास्तिकवाद, साम्यवाद, स्वतंत्रता, समानता आदि विचारधाराओं का प्रचलन पश्चिमीकरण की देन है। 7वां, कला के क्षेत्र में भी पश्चिमीकरण का योगदान रहा। संगीत कला, नृत्य कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, इन सब पर पश्चिमी संस्कृति की छाप दिखाई देती है। और 9वां है अन्य क्षेत्रों में। 9वां अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव। पश्चिमीकरण के कारण भारतीय समाज को आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में भी प्रभावित किया गया और इसका प्रभाव भी पड़ा। तो इसका प्रभाव जो है पहला, आर्थिक क्षेत्र में गिल्ड समाजवाद, श्रेणी समाजवाद और साम्यवाद, इन विचारधाराओं की देन पश्चिमीकरण की है। दूसरा, पश्चिमीकरण के कारण भारत में श्रमिक संघों की स्थापना की गई और पेशे के आधार पर संघों मतलब यूनियनों का निर्माण हुआ। और तीसरा, भारत में प्रजातंत्र प्रणाली में संसद व मंत्रिमंडल के संगठनों की रूपरेखा में पश्चिमीकरण से प्रभावित है। तो ये हमारा था पश्चिमीकरण। संस्कृति का हमने संस्कृतिकरण पढ़ा था और उसके बाद आज हमने बच्चों पश्चिमीकरण के बारे में पढ़ा कि पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें आपको पश्चिमीकरण के प्रभाव के बारे में बताया गया। तो पश्चिमीकरण का प्रभाव, पश्चिमीकरण तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया गया, जैसे भौतिकवाद, सामूहिक भावना का अभाव, ये पश्चिमीकरण के लक्षण और उसकी प्रमुख विशेषताएं थीं। भौतिकवाद, सामूहिक भावना का अभाव, नगरीकरण व औद्योगिकरण, मौलिक अधिकारों की मान्यता, मौलिक अधिकारों को मान्यता, शिक्षा प्रसार की विविध योजनाएं, यातायात के साधनों पर बल, यौन संबंधों में स्वतंत्रता, विवाह संस्कार में सरलता, स्त्रियों और पुरुषों में समान अधिकार, विवाह विच्छेद की स्वतंत्रता, कर्म की प्रधानता, अंधविश्वासों का अभाव, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार। तो ये इसका पहला पॉइंट था आपका, ये आपका था पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषताएं और लक्षण। और फिर उसके बाद था भारतीय समाज एवं संस्कृति पर पश्चिमीकरण के प्रभाव। तो उसमें पहला पॉइंट था जातीय संरचना पर प्रभाव। तो जातीय संरचना के अंतर्गत जाति प्रथा में शिथिलता, नगरों की जनसंख्या में वृद्धि, जातीय भेदभाव का अंत,
विद्यार्थियों में एकता, अंग्रेजी सभ्यता का प्रसार, जातीय दूरी में अंतर, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन। तो ये जाति संरचना पर था। दूसरा था निम्न वर्गों पर प्रभाव। तीसरा था स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। और चौथा था ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव। पांचवा था विवाह की संस्था पर प्रभाव। और छठवां था पारंपरिक पारिवारिक प्रणाली पर प्रभाव। सातवां था सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन। और आठवां था धर्म तथा साहित्य पर प्रभाव। और नौवां था अन्य क्षेत्रों में प्रभाव। तो ये हमारा था पश्चिमीकरण पर प्रभाव। पश्चिमीकरण का प्रभाव तो 4 प्रभाव होता है। तो पहला हमने पढ़ लिया संस्कृतिकरण पर प्रभाव, दूसरा हमने पढ़ा पश्चिमीकरण पर प्रभाव, और अब तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिकीकरण पर प्रभाव। तो ये 2 टॉपिक हमने आपको बता दिए बच्चों। इन दोनों टॉपिक को आप अपने नोट्स बुक कॉपी पर लिख लीजिएगा, और फिर लास्ट में आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। धन्यवाद।